बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसको आप पैरासिम्पैथोलिटिक्स ड्रग्स भी बोल सकते हो या पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर्स। ठीक हो गया। तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हमने चैप्टर नंबर 5 लिपन कोड से स्टार्ट करना है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिनको हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स या इनको एंटी मस्करिनिक ड्रग्स, हालांकि ये मिसनोमर है, क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ना सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर बल्कि मस्करिनिक रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक चाहे वो मस्करिनिक को करे चाहे वो निकोटिनिक को करे, तो हम इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एंटी मस्करिनिक, एंटी निकोटिनिक। और कुछ ऐसी होती है जिन्होंने जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इसको डीजेनरेट कर देना होता है। तो फिर बेसिकली कुछ ऐसी ड्रग्स जिसे रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है, वो होगी डायरेक्ट ब्लॉकर। और किसी ने एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इसको रीजेनरेट कर देना है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ये कोलिनोसेप्टर एक्टिवेटिंग ड्रग्स या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, तो वहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स होती थी जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करती थी, और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करने की वजह से एसिटाइल कोलिन की हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। लेकिन अब उसी एसिटाइल कोलिन को हम रीजनरेट कर दें, तो फिर वो ड्रग्स होती है पैरालिडोक्सिन। और हमने कहा था कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करने वाले थे कार्बामेट्स थे, इसके साथ साथ ऑर्गेनोफॉस्फेट थे, और आपको नज़र आ रहा था एड्रोफोनियम। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को। तो यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा टेबल वाला, कि जिसमें नजर आ रहा होगा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी मस्कुलिनिक भी हो सकती है, एंटी निकोटिनिक भी हो सकती है, या फिर वो कोलिन एस्ट्रेस रीजनरेटर भी हो सकती है। ठीक हो गया। यानी कोलिन एस्ट्रेस को कोलिन एस्ट्रेस के इनहिबिटर को ही इनहिबिट कर देना, स्पेसिफिकली जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं उनको ही ब्लॉक कर देना। ठीक हो गया। जबकि यहाँ पे एंटी मस्करिनिक और एंटी निकोटिनिक, आपको पता है कि मस्करिनिक भी M1 M2 M3, लेकिन यहाँ पर M2 को हटा के इन्होंने M3 लिख दिया है। तो कुछ M1 के लिए स्पेसिफिक है जैसे प्रेनजेपिन, और कुछ M3 के लिए स्पेसिफिक है जिससे बोलते हैं हम एंटेरिफिनासिन। जबकि कुछ नॉन सेलेक्टिव होती है, मतलब तमाम मस्करिनिक को वो ब्लॉक कर सकती है, तो वो होती है एट्रोपिन। अगर हम एंटी निकोटिनिक की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो दो जगह के ऊपर पड़े हुए होते हैं। एक होते हैं गैंग्लियन, जो आपको गैंग्लिया के अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इसके मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो चूंकि वो गैंग्लिया के अंदर होते हैं तो उसको बोलते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। और कुछ पड़े हुए होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी जो स्केलेटल मसल की मोटर एंड प्लेट होती है उसके ऊपर पड़े हुए होते हैं, तो वो हो गए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, जिसमें ट्यूबोक्यूरारिन, जबकि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर के अंदर हेक्सामिथोनियम। ठीक हो गया। हम लिपन कोड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे एजेंट्स जो कोलिनोसेप्टर पे बाइंड करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कोलिनोसेप्टर पे जाके बाइंड करे। कुछ ऐसे होते हैं जो कोलिनोसेप्टर पे बाइंड किए बगैर ही जो इसको एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। किस तरह से? कोलिनेस्टेरेस एंजाइम को रीजनरेट करते हुए। ठीक हो गया। तो फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को हम क्या कर देते हैं? प्रिवेंट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकली वो होते हैं मस्करिनिक वाले होते हैं, जो मस्करिनिक वाले को ही एंटी कोलिनर्जिक, हालांकि मिसनोमर है, क्योंकि मस्करिनिक वाले अपने सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे। ठीक हो गया। तो फिर इनको एंटी कोलिनर्जिक बोलते हैं, एंटी मस्करिनिक एजेंट बोलते हैं, पैरासिम्पैथोलिटिक बोलते हैं। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करने वाले एंटी मस्करिनिक ड्रग्स। ठीक हो गया। एंटी मस्करिनिक ड्रग्स बता चुका हूँ कि मिसनोमर के तौर पर इनको एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये मेनली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मस्करिनिक होते हैं, लेकिन निकोटिनिक रिसेप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह अगर आप इस डायग्राम में देखो, तो इस डायग्राम में आपको निकोटिनिक रिसेप्टर नजर आते हैं, आपको कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। और इसी की तरह आपको ये निकोटिनिक रिसेप्टर देखने को मिलते हैं कहाँ पर? तमाम गैंग्लिया के ऊपर, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो, चाहे वो सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला हो, चाहे वो नॉर्मल सिंपैथेटिक हो, चाहे वो नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक हो। ठीक है। तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और दूसरा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी आपको एंटी निकोटिनिक देखने को मिलते हैं। ठीक है। जबकि आपको एंटी मस्करिनिक कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एंटी मस्करिनिक कुछ पैरासिम्पैथेटिक के हवाले से देखने को मिलते हैं, यानी जो पैरासिम्पैथेटिक जो इफेक्टर पर आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह कुछ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स भी होती हैं जो कोलिनर्जिक होती है। मिसाल के तौर पर वो सिंपैथेटिक फाइबर, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो स्वेट ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है, जो सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो वो भी इसी के अंदर कैटेगरी के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। चूंकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर होते हैं, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर गैंग्लिया के ऊपर कोई मस्करिनिक रिसेप्टर नहीं होता, तो फिर ये एंटी मस्करिनिक ड्रग सिर्फ आपके इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर जाके काम करती है, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो और कुछ सिंपैथेटिक हो। लेकिन ये किसी गैंग्लिया की ट्रांसमिशन को ब्लॉक नहीं करती, और ना ही ये किसी न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस काज करवाती है। ठीक है। न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक नहीं करती। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पहली क्लास को या पहले ड्रग को, वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन एक टर्शियरी अमाइन है। ठीक है। टर्शियरी अमाइन यानी इसके साथ 3 कार्बन वाला लगा होगा
कार्बन ये, ठीक है, अमाइनो ग्रुप के साथ, ठीक हो गया, टर्शियरी अमाइन, उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है मस्कुलिनिक रिसेप्टर के लिए, ठीक हो गया। और हमने कहा था कि जो एट्रोपिन होती है ये नॉन सिलेक्टिव एंटी मस्कुलिनिक होती है, नॉन सिलेक्टिव, ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव बाइंड करती है कि वो एसिटाइल कोलिन को मस्कुलिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करने देती। और एट्रोपिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी जाके काम कर सकती है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर भी जाके काम कर सकती है। अब इसकी एक्शंस को पहले देख लेते हैं। अगर आपको रिसेप्टर्स का पहले से पता होगा तभी आप इसके एक्शंस को समझ पाओगे। तो अगर मैं रिसेप्टर्स बता दूं कि जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर किस किस जगह के ऊपर होते हैं तब काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पहले मैं आपको टेबल से ये दिखा देता हूँ। ये वाला टेबल आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो कि जो आई के आइरस के अंदर देखो तो आइरस के अंदर आपको M3 रिसेप्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, M3 रिसेप्टर्स। हार्ट के ऊपर आपको M2 रिसेप्टर्स देखने को मिल रहे हैं, बाकी जगहों के ऊपर आपको M3 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन माइंटारिक प्लेक्सस के ऊपर M1 देखने को मिल रहे हैं, ठीक हो गया। तो ज़्यादा जो इफेक्टर के ऊपर जो रिसेप्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो यही वाले नज़र आ रहे हैं, कौन से, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, ठीक हो गया, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। और चूंकि आपने पहले से पता था कि जो आई के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, आई के ऊपर यह होता है कि इसने क्या करानी होती है, नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में मियोसिस करवानी होती है। तो फिर अगर इसको ब्लॉक कर लेगा तो फिर मिड्रियासिस हो जाएगी। दूसरी तरफ नॉर्मल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, तो फिर अगर उसको ब्लॉक कर दे तो फिर साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा, मतलब सिलेरी मसल की पैरालिसिस हमें देखने को मिलेगी। तो फिर एट्रोपिन क्या करेगी, आई के अंदर मस्कुलिनिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर लेगी, ठीक हो गया, और मियोसिस नहीं हो पाएगी तो मिड्रियासिस हो जाएगी, अनअपोज्ड मिड्रियासिस। दूसरी तरफ अनरिस्पॉन्सिव टू लाइट, ठीक हो गया, कि वो लाइट के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। जैसे अगर लाइट डालते हैं तो फिर मियोसिस होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल होती है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो सकेगी, साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा कि वो नियर विजन के लिए फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिकली एंगल क्लोयर ग्लोकोमा के अंदर जो ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो होती है कोलिनर्जिक या कोलिनोमिमेटिक, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम कोलिनर्जिक ब्लॉकर इस्तेमाल करेंगे तो इंट्राओकुलर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, मतलब वो ग्लोकोमा को काफ़ी प्रेसिपिटेट कर सकती है, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। अब आई के अंदर तो इसका हो गया। अब इसका जीआईटी के ऊपर क्या फंक्शन होता है, अब जो एट्रोपिन होती है, ठीक हो गया, वो एट्रोपिन चूंकि आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन होता है जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देना, तो फिर एट्रोपिन होती है वो एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पर इस्तेमाल आती है ताकि जीआईटी की मोटिलिटी को, जीआईटी के सिक्रेशन को कम से कम किया जा सके। इसमें से एट्रोपिन इस्तेमाल होती है और स्कोपोलामीन इस्तेमाल होती है, ठीक है, एट्रोपिन और स्कोपोलामीन। और आपने स्कोपोलामीन के बारे में एक और बात भी याद रखनी है कि जो स्कोपोलामीन होती है ये मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करती है, एंटी मोशन सिकनेस होती है, ठीक है। तो जो एट्रोपिन और स्कोपोलामीन एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स होती है, एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स। अब कहते हैं कि मोटिलिटी तो कम हो जाती है लेकिन जो HCl की सिक्रेशन थोड़ी सी ना होने के बराबर कंट्रोल होती है, तो मतलब एट्रोपिन को आप अल्सर के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एट्रोपिन को आप सिर्फ उसके लिए यूज़ कर सकते हो, किसके लिए, मोटिलिटी को इनहिबिट करने के लिए। इसी के साथ साथ जो एट्रोपिन होती है वो स्लाइवा की सिक्रेशन को भी कम कर सकती है, ऑक्यूलर अकोमोडेशन को भी कम कर सकती है, यूरिनेशन को भी कम कर सकती है, ठीक हो गया। अब आगे इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सीवीएस के ऊपर क्या इसका मेन फंक्शन होता है। आपको पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन होता है आपके हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देना। अब यहाँ पे होगा क्या, अब जो प्री साइनेप्टिक होते हैं या प्री जंक्शनल न्यूरॉन्स होती है उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं M1, ठीक है, M1, और यही रिसेप्टर्स होते हैं कि अगर एसिटाइलकोलिन जब ज़्यादा रिलीज होता है तो फिर इस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करके अपनी ही रिलीज को ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर M1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर एसिटाइलकोलिन अपनी रिलीज को ब्लॉक नहीं कर सकता, और इसी रिलीज को ब्लॉक ना होने की वजह से एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज होता है, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है, प्री डोमिनेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि हार्ट रेट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो गया, ठीक हो गया। लेकिन अगर डोज को बढ़ा देते एट्रोपिन की, अभी डोज कम थी, अगर डोज को बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, तब आपको ऑपोजिट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑपोजिट इफेक्ट इस तरह से कि पहले तो उन्होंने ब्लॉक किया था M1 रिसेप्टर को, लो डोज के ऊपर M1 काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अगर डोज बढ़ा देते हैं तब M2 भी ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर M2 अगर ब्लॉक हो जाते हैं, और आपको बताया था कि M2 पड़े हुए होते हैं SA नोड के ऊपर, तो आपको हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगा,
ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर लिया, तो फिर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अनअपोज्ड रहेगा। सिक्रीशन की बात करते हैं, तो एट्रोपिन क्या करती है, मस्कारेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेती है, जो सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और अगर सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन बंद हो जाए या कम हो जाए तो माउथ की ड्राइनेस हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं ज़ीरोस्टोमिया। क्या बोलते हैं? ज़ीरोस्टोमिया। इस तरह स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन भी कम हो जाती है, लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्वेट होता है, स्वेट का मेन फंक्शन है कूलिंग प्रोवाइड करना। अब इसके थेरापेटिक यूजेस क्या होंगे? पहला ऑप्थेल्मिक यूज़, एंटीस्पाज़मोडिक। थेरापेटिक यूज़ का मतलब होता है क्लिनिकली हम किन-किन बीमारियों के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक किस वजह से? क्योंकि आपको पता है कि ये मिड-रेसिस कॉज़ करवा रही है, उसके साथ-साथ ये साइक्लोप्लेजिया भी कॉज़ करवा रही है, मतलब पैरालिसिस ऑफ सिलेरी मसल, ठीक है? तो ऐसे ड्रग्स जिनका एक्शन थोड़ा-सा शॉर्ट होता है, वो इसलिए यूज़ होती है कि थोड़ी देर के लिए एक्कोमोडेशन को हम रोक दें, ताकि जो रिफ्रैक्टिव एरर है आई के, उनको आसानी से मेजर कर सकें। तो फिर मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर विदाउट इंटरफेरेंस बाय एक्कोमोडेशन, ठीक हो गया? तो यहाँ पर जो शॉर्टर एक्टिंग एंटी मस्कारेनिक होती है, वो कौन-कौन सी होती है? वो होती है, यहाँ पे आपने नोट करना है, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिसामाइड। ओके? ये इन्होंने एट्रोपिन को ब्लॉक कर लिया, ठीक है, रिप्लेस कर लिया, क्योंकि एट्रोपिन का आपको एक्शन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो ट्रोपिकेमाइड है, ट्रोपिकेमाइड और साइक्लोपेंटोलेट, इनका जो हाफ लाइफ होती है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा शॉर्ट होता है, और हमें शॉर्ट एक्शन ही चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से एट्रोपिन ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती एज कम्पेयर टू ट्रोपिकेमाइड एंड साइक्लोपेंटोलेट। अब दूसरा जो मेन क्लिनिकल यूज़ वो है एंटीस्पास्मोडिक। एंटीस्पास्मोडिक का मतलब होता है कि स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर लेना। तो एंटीस्पास्मोटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल आती है, स्पेसिफिकली जीआईटी के पार्ट को रिलैक्स करने के लिए। इसकी एग्जांपल है कि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कभी-कभार टोनिकली कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, तो फिर इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए हम एंटीस्पास्मोटिक ड्रग्स दे देते हैं। इसके बाद अगर हम सीवीएस की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं, ठीक है, और उसकी डोज बढ़ा देती है। उसकी डोज बढ़ाने से M2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्रेडिकार्डिया ट्रीट हो जाता है। एंटी सिक्रेटरी एक्टिविटी, ठीक है। अगर सर्जरी परफॉर्म करनी हो और स्पेसिफिकली रिस्पिरेटरी ट्रैक की, तो उसकी सिक्रेशन को ब्लॉक करने के लिए एट्रोपिन दी जाती है, और एट्रोपिन ये मस्कारेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद सिक्रेशन को कम कर देती है, ठीक है। अब आगे एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर लेती है। तो अब एट्रोपिन कभी-कभार ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। कभी-कभार हमने कुछ ज़्यादा डोज़ दे दी, तो उसको ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अंदर हमने एक ड्रग पढ़ी थी, वो थी ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो इंसेक्टिसाइड और नर्व गैसेस के तौर पर इस्तेमाल आते थे। तो कभी-कभार अगर इनकी पॉइज़निंग हो जाए ऑर्गेनोफॉस्फेट की, जो असल में एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, तो इसके एक्शन को अपोज़ करने के लिए हम यही ड्रग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यही ड्रग इस्तेमाल करते हैं, कौन-सी? एट्रोपिन। इसके बाद है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब जो हमारी बॉडी ड्रग्स के साथ करती है, जिसमें इसकी एब्जॉर्प्शन आ जाती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी हाफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म। तो इसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है, और इसकी एलिमिनेशन यूरिन में होती है। इसकी हाफ लाइफ 4 आवर्स होती है। कितनी होती है? 4 आवर्स। इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है? अब इसकी एडवर्स इफेक्ट आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर आपने इफेक्ट देखनी है मस्कारेनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के, तो आई के ऊपर क्या था? साइक्लोप्लेजिया और मिड-रेसिस। इसका मेन कॉज क्या था कि आई के ऊपर M3 रिसेप्टर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक हो गया। ब्रोंकाई के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? पहले सबके देख लेते हैं हम। तो ब्रोंकाई के ऊपर हम पैरासिम्पैथेटिक को खत्म कर दें, तो फिर सिम्पैथेटिक अनअपोज हो जाएगी, तो ब्रोंकल डायलेशन, ठीक है। और यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए। अगर हम बात करते हैं CNS के ऊपर, ठीक है, CNS के ऊपर, तो CNS के अंदर भी कुछ मस्कारेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो अगर वो ब्लॉक हो जाती है, तो फिर हमें डिफरेंट साइन सिम्पटम देखने को मिलती है, जैसे सेडेशन, एंटी मोशन सिकनेस, और हमने कहा था कि एंटी मोशन सिकनेस वाली ड्रग होती है स्कोपोलामाइन, ठीक है। एंटी पार्किंसन एक्शन, क्योंकि आपको पता है कि जो एसिटाइलकोलिन थोड़ा सा का लूप पार्किंसन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पार्किंसन के अंदर जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स काफ़ी कम हो जाती है, तो फिर आपको एसिटाइलकोलिन वाले न्यूरॉन्स भी कम करने पड़ते हैं। तो फिर एंटी पार्किंसन वाला एमनेसिया, मेमोरी लॉस भी देखने को मिलता है, डेलीरियम, ठीक है। तो सीएनएस इफेक्ट आपने ये नोट कर लेने हैं। जीआईटी के अंदर क्या होगा? रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, पेरिस्टाल्सिस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और स्लाइवेशन भी काफ़ी कम हो जाएगी। क्यों? M1 रिसेप्टर और M3 रिसेप्टर के ब्लॉकेज की वजह से। माइंटेरिक प्लेक्सस के अंदर आपको M1 रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की बात करते हैं, तो फिर जो स्मूथ मसल होते हैं ब्लैडर के बाल के, उनकी रिलैक्सेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है।
कौन से रिसेप्टर्स हो गए M3, ठीक है। हार्ट के ऊपर आपने M2 याद करना है, बायोइंटेरिक प्लेक्सस के ऊपर M1 और बाकी हर जगह पर M3। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो ब्लड वेसल्स के ऊपर नॉर्मली जो मस्कुलिनिक होते हैं तो इनकी ब्लॉकेज की वजह से वेजोडाइलेशन देखने को मिलती है, सॉरी ब्लॉक हमें देखने को मिलता है वेजोडाइलेशन का, तो फिर आपको वेजो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी अनअपोज्ड सिम्पैथेटिक की वजह से। ग्लैंड्स की बात करते हैं तो फिर ग्लैंड्स की सलाइवेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, लैक्रिमेशन भी कम हो जाएगी, लेकिन जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है वो कम नहीं होगी। दैट इज व्हाई एट्रोपिन कैन नॉट बी यूज फॉर गैस्ट्रिक अल्सर। आगे स्केलेटल मसल के ऊपर कोई तरह ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि मस्कुलिनिक रिसेप्टर स्केलेटल मसल के ऊपर नहीं होते। तो आपको यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे भी नजर आ रहे हो क्योंकि वीएन काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगी क्योंकि आप एकोमोडेट नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। सीएनएस सिप्टम बात कर रहे हैं, मिड्रियासिस आई की है, कॉन्स्टिपेशन ठीक है, और इसके बाद यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी क्योंकि स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी, तो यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन क्यों, क्योंकि मोटिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी ड्रग, वह है स्कोपोलामीन। जिस तरह एट्रोपिन टर्शियरी अमाइन थी, तो स्कोपोलामीन में टर्शियरी अमाइन है, लेकिन यहाँ पर आपने डिफरेंस को नोट करना है। जो स्कोपोलामीन है इसका ज़्यादा इफेक्ट होता है सीएनएस के ऊपर, ठीक है, जबकि जो एट्रोपिन के बारे में करते थे, जो एट्रोपिन के इफेक्ट हमें सिर्फ थेरापेटिक डोजेस में, क्लिनिकल डोजेस में ही देखने को मिलते थे, ठीक है। दूसरा इसका मेन डिफरेंस होगा वो है लॉन्गर एक्शन ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये आपने एक्शन को और ड्यूरेशन को देखना है, इसके वजह से ये स्कोपोलामीन डिफरेंट होती है एट्रोपिन से। अब स्कोपोलामीन होती है, मैंने आपको बताया था कि एंटी मोशन सिकनेस होती है, एंटी मोशन सिकनेस, ठीक हो गया। तो ये आपने इसको इस तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि जब मैंने आपको बताया था कि सीएनएस के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा था, तो मैंने वहाँ पे बताया था एमनीजिया, ठीक है, एमनीजिया। तो ये जो स्कोपोलामीन होती है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी क्या कर लेती है, ये ब्लॉक कर लेती है। इसी के साथ साथ ये सीडेशन भी कॉज करती है। तो ये वाला टेबल जो मैंने आपको बताया था कि सीडेशन, एंटी मोशन सिकनेस, एमनीजिया, ये तीनों चीज़ें हो रही है किसकी वजह से, स्कोपोलामीन की वजह से, ठीक है, स्कोपोलामीन। आगे थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं, तो थेरापेटिक यूजेस यही है कि ये मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वॉमिटिंग को और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया को करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। और जब मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो ये ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्म में दी जाती है, ठीक हो गया, जिसका एक्शन होता है 3 दिन तक। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके बिल्कुल वैसी है जिससे एट्रोपिन की होती है। इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाती है, मेटाबॉलिज्म लीवर से होती है, यूरिन की तरह एक्सक्रीट होती है, हाफ लाइफ, लेकिन इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर होती है। आगे बात करते हैं हम दूसरी ड्रग्स की। अब है एक्लेडिनियम ग्लाइकोपाइरोलेट और इसके बाद है टियोट्रोपियम। तो ये ड्रग्स हमने पढ़नी है। ये सारी ड्रग्स होती है, ये सारी नॉन सेलेक्टिव एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स थी, जिसमें हमने पहले एट्रोपिन को देखा जो टर्शियरी अमाइन था, स्कोपोलामीन को देखा ये भी टर्शियरी अमाइन था, लेकिन स्कोपोलामीन का ये था कि इसका ग्रेटर एक्शन था सीएनएस के ऊपर, उसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। अब ये बहुत सारी कोई ड्रग्स आ गई है, लेकिन ये वाली सिंथेटिक क्वाटरनरी कंपाउंड्स होते हैं, वो वाले थे टर्शियरी अमाइंस थे, ठीक है, लेकिन ये वाले कौन से है, क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी। इसके अंदर अगर आप बात करते हैं इप्राट्रोपियम की बात करते हैं, तो इप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट है। जिस तरह हम वहाँ पे पढ़ते थे साबा गावा, किसके अंदर, ये हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट एक्टिंग देखने को मिलती है, जबकि बाकी जो 3 होती है ग्लाइकोपाइरोलेट, टियोट्रोपियम और एक्लेडिनियम, ये तीनों होती है लामा यानी लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट। इसका शॉर्ट एक्शन होगा इस वाली का, आई का, जबकि बाकी का होगा लॉन्ग एक्शन, ठीक हो गया। अब ये वाले जो एजेंट्स, ये वाले बेसिकली यूज किस वजह से होते हैं, ये यूज होती है ब्रोंको डायलेटर के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्यों, क्योंकि इन्होंने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक करके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को अनपोज कर देना है। तो ये ट्रीट होते हैं एस्थमा के अंदर और सीओपीडी के अंदर, ठीक हो गया, सीओपीडी के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं और ये इनहेलेशन के फॉर्म में दिए जाते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, क्योंकि क्वाटरनरी अमाइन है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ड्रग्स सीएनएस के अंदर एंटर नहीं होते, जिसकी वजह से ये ड्रग्स पल्मोनरी सिस्टम की तरफ ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इसके बाद हमने अब तक देखा कि एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन के क्या क्या थेरापेटिक यूजेस है। तो पहला था टू ट्रीट स्पास्टिक डिसऑर्डर, तो जीआईटी का स्पास्मोटिक एंटी स्पास्मोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जैसे लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की टोन को, एक लेजे को ट्रीट करने के लिए। इसके साथ टू ट्रीट ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, हमने कहा था कि एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसके बाद जो तीसरा है वो है टू सप्रेस रिस्पिरेटरी सिक्रेशन प्रायर टू सर्जरी, ये वाला हमने पढ़ा था एंटी सिक्रेटरी। इसके बाद
हमने पढ़ा टू ट्रीट ब्रैडिकार्डिया कि ब्रैडिकार्डिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इन्होंने एक और फंक्शन नहीं लिखा या एक और थेरापेटिक यूज़ नहीं लिखा, वो ये था कि जो शॉर्ट एक्टिंग, हाँ वैसे एट्रोपिन इस्तेमाल नहीं की जाती इसमें, क्योंकि एट्रोपिन का एक्शन थोड़ा सा लंबा होता है। तो फिर कौन सी ड्रग यूज़ करते थे यहाँ पर? ट्रोपिकेमाइड और साइक्लोपेंटोलेट, क्योंकि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा कम था। तो एट्रोपिन इस्तेमाल नहीं की जाती ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए। अगर हम स्कोपोलामिन की बात करते हैं तो स्कोपोलामिन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है क्या? मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करना। जबकि ये वाले थे जो 4 ड्रग्स थी, जिसके अंदर जो एपराट्रोपियम वाली थी वो शॉर्ट एक्टिंग थी, जिसको आप बोल सकते हो सामा, और जबकि बाकी थी उसको बोलते हैं लामा, लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट। तो इनका मेन फंक्शन है सीओपीडी अस्थमा को क्रिएट करना। तो हमने इसको पढ़ा है, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया है, ठीक है। जो बाकी जो ड्रग्स रह गई है इंशाल्लाह उनको हम सेपरेट वीडियो से कवर कर लेंगे पार्ट 2 से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।